साथियों नमस्कार। मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है मित्रों। और मित्रों आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे आप सब, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने चल रहे हैं वो है नागरिकता। हम लोगों ने भाग 1 देख लिया, आज हम लोग देखेंगे भाग 2 नागरिकता। नागरिकता देखेंगे। ये अनुच्छेद 5 से 11 तक है, 5 से 11 तक। ये अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। तो हम लोग इसी नागरिकता में, आपको पता है कि पहले प्रावधान कुछ दूसरा था, अब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू होने के पश्चात कुछ प्रावधान बदल गए हैं। तो इसी में हम लोग CAA, CAB भी देख लेंगे और थोड़ा सा NRC और NPR भी देख लेंगे। तो नागरिकता का पूरा या सिनेरियो आपके सामने क्लियर हो जाएगा, शीशे की तरह साफ हो जाएगा। और हमें विश्वास है कि नागरिकता के संबंध में यदि कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आपका वो श्योर दूर हो जाएगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, अच्छे से पढ़िए। तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक हमको पढ़ना है, ठीक है। तो हम एक बात आपसे पूछते हैं कि आखिर नागरिकता क्या है, नागरिकता क्या है और नागरिकता की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है भाई, नागरिकता की आवश्यकता। आप कल्पना करिए, आप एक इंसान हैं, आप किसी देश में रहते हैं, नागरिक, आप उस देश के नागरिक नहीं हैं। यदि नहीं है तो आपको किन किन चीज़ों से वंचित होना पड़ेगा। आप कोई नौकरी का फॉर्म भरते हैं या कोई योजना का लाभ लेते हैं या कहीं रिजर्वेशन करवाते हैं तो आपको आधार देना पड़ता है, और आधार में यह लिखा होता है कि आप किस देश के नागरिक हैं, यानी आप भारत के नागरिक हैं। तो ये इसीलिए नागरिकता की आवश्यकता पड़ती है कि आपको एक पहचान मिले, एक आइडेंटिफाई रहे। यानी आप कहीं बाहर भी जाते हैं तो आपको ये देखा जाता है कि आप किस देश के नागरिक हैं, वीज़ा और पासपोर्ट आपको तभी दिया जाता है। हम लोग देखें किसी देश में, अगर हम देखें किसी देश में तो 2 प्रकार के लोग होते होंगे। एक होते होंगे नागरिक होते होंगे, एक होते होंगे अनागरिक। यानी जो लोग किसी देश के नागरिक नहीं है, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति हिंदुस्तान आया है जो यहाँ का नागरिक नहीं है, ठीक है। एक तो वो लोग हो जाएंगे और एक वो लोग हो जाएंगे जो भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि जो यहाँ का नागरिक होगा उसको कुछ और अधिकार मिलेगा और जो बाहर का नागरिक होगा उसको कुछ और अधिकार मिलेगा। आप बताइए, कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ की नौकरियों में फॉर्म भर सकता है? तो नहीं भर सकता है। यहाँ का आरक्षण का लाभ ले सकता है? नहीं ले सकता है। इसीलिए नागरिकता बहुत जरूरी होती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, भारत में, संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, नागरिकता का प्रावधान लागू है, ठीक है। एकल नागरिकता का प्रावधान लागू है। ये बात आप नोट कर लीजिए कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है संपूर्ण भारत में। इसके पहले अभी जब जम्मू कश्मीर के संबंध में बिल नहीं लागू हुआ था, यानी 31 अक्टूबर 2019 के पहले, तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता अलग रहती थी, भारत की नागरिकता अलग रहती थी। लेकिन अब जब वो नियम लागू हो गया तो अब संपूर्ण भारत में आपके एक नागरिकता होगी। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश के भी नागरिक होंगे और भारत के भी नागरिक होंगे, आप मध्य प्रदेश के हैं तो आप मध्य प्रदेश के भी नागरिक होंगे, भारत के भी नागरिक होंगे, ऐसा नहीं है। आप केवल एक देश के नागरिक हैं, अर्थात भारत के नागरिक हैं, ठीक है। जैसे ब्रिटेन में ये प्रावधान लागू है। अब दोहरी नागरिकता क्या है? दोहरी नागरिकता का मतलब होता है, जैसे कोई राज्य है तो आप राज्य के भी नागरिक होंगे और उस देश के भी नागरिक होंगे। दोहरी नागरिकता, यहीं पर लिख लीजिए, दोहरी नागरिकता का प्रावधान, दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ कहाँ पर है? ये अमेरिका में है, ऐसे नोट कर लीजिए, अमेरिका में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है,
ऑस्ट्रेलिया में है, रूस में है, ये बड़े देश हैं। इन सब में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी आप राज्य के भी नागरिक होते हैं और देश के भी नागरिक होते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर सीधा आते हैं अनुच्छेद पे। और आपको हम बता दें, इसमें आपके लिए अनुच्छेद बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल माने बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल 2 अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 1 से हम लोग प्रारंभ करते हैं। ठीक, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 5 से हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो अनुच्छेद 5 थोड़ा सा आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अनुच्छेद 5 क्या है। इसमें यह कहा गया है कि कौन भारत का नागरिक होगा, कब, आज़ादी के समय में, यानी 26 जनवरी 1950। इसका जो प्रावधान अनुच्छेद 5 में लिखा है, 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन कौन होगा। यानी उस समय आपको पता है बंटवारा हो चुका था, पाकिस्तान उधर चला गया था, भारत इधर चला गया था। उस समय नागरिकता को लेकर के कुछ दिक्कतें थी, तो उसी में क्लियर कर दिया गया कि कौन कौन भारत का नागरिक होगा। तो इसमें कह दिया गया कि जो व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, कब, 26 जनवरी 1950 के 50 में या उसके बाद भारत में जिसका जन्म हुआ हो, बशर्ते कि उसके माता पिता का जन्म भी भारत में हुआ हो, अर्थात उसके माता पिता भारत के नागरिक हों। यदि किसी के माता पिता भारत के नागरिक होंगे, हम आज़ादी के समय की बात कर रहे हैं, अभी की नहीं, अभी का प्रावधान दूसरा है। हम लोग अभी अनुच्छेद पे देखते हैं, बात को समझना। अभी हम लोग अनुच्छेद देख रहे हैं। अनुच्छेद में ये आज से 70 साल पहले की बात हम लोग देख रहे हैं। आज का प्रावधान ये नहीं है, आज का प्रावधान दूसरा है, हम आपको अभी बताते हैं। यानी 26 जनवरी के बाद जिसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता भारत के नागरिक हों, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, यदि किसी का जन्म भारत के बाहर हुआ हो, भारत के बाहर हुआ हो, भारत के बाहर हुआ हो और उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, तो वो भी भारत का नागरिक होगा। बशर्ते इसमें क्या प्रावधान है, 1 साल के अंदर अंदर, जैसे कोई बच्चा बाहर जन्म ले लिया, मान लीजिए कि आप अमेरिका गए हैं, आप इंजीनियर हैं या आप किसी कुछ नौकरी करने के लिए अमेरिका गए हैं, वीज़ा लेकर के, पासपोर्ट लेकर के। ठीक है, वहाँ आपको बच्चा हो जाता है, बेटा या बेटी हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, क्या वो अमेरिका का नागरिक होगा? नहीं। यदि वहाँ भारत के दूतावास में, हर देश में एक दूतावास होता है ना, भारत का एक वहाँ दूतावास है, तो उस दूतावास में आप जा करके बता दीजिए कि हमको एक बेटी या बेटा हुआ है, तो वह आपका बेटा और बेटी भारत का नागरिक हो जाएगा। यह होता है 1 साल के अंदर, यानी 1 साल के अंदर आपको बताना होता है। ठीक है, यहाँ एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे कोई व्यक्ति, चलिए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अपवाद होते हैं कि जो बाहर के राजदूत यहाँ पे रहते हैं वो अपवाद होते हैं, वो आपके लिए आवश्यक नहीं है। यानी अनुच्छेद 5 आपने देखा, अनुच्छेद 5 में यही 2-3 बातें कही हैं, आपके लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट ये सब नहीं है, बिल्कुल नहीं, यहाँ से प्रश्न नहीं आता है। हाँ, लेकिन आपको आपके नोट्स में होना चाहिए, अवचेतन अवस्था में होना चाहिए, हो सकता है कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 6। ठीक है, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9 और 10, बस ऐसे सुनते जाइएगा। उसमें आपको ना नोट करने की आवश्यकता है, ना ज़्यादा याद करने की आवश्यकता है। हम ऐसे लिखेंगे एक एक लाइन, चूंकि पढ़ाना जरूरी है, कभी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम है। अनुच्छेद 6, इसमें कहा गया है पाकिस्तान से कोई व्यक्ति यदि भारत आ रहा है तो उसकी नागरिकता के संबंध में, यानी पाक से भारत आने वाला, पाक से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता, आने वाले
व्यक्ति की नागरिकता। ठीक है, यानी पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भाग करके भारत आया हुआ है, ये आज़ादी के समय की बात है, तब उसके संबंध में नागरिकता का क्या प्रावधान होगा। फिर अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि भारत से कोई व्यक्ति पाकिस्तान, यानी भारत से कोई व्यक्ति यदि पाकिस्तान चला जाता है, भारत से पाकिस्तान जाने वालों की, पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के संबंध में, नागरिकता के संबंध में बातचीत। ठीक है, नागरिकता के संबंध में बातचीत। अब अगला हो जाएगा भारत के बाहर, भारत के बाहर रहने वाले, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति के बारे में नागरिकता, व्यक्ति के बारे में नागरिकता। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं कर, नागरिकता, इसलिए हम इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, आप इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यदि कोई विदेश की नागरिकता ले लेता है, विदेश की नागरिकता लेने वाले व्यक्ति के बारे में, नागरिकता लेने वाले व्यक्ति के बारे में, एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी, मत आप ध्यान दीजिएगा। विदेश की नागरिकता लेने वाले के बारे में फिर से एक बार, पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आ गए हैं उनके बारे में अनुच्छेद 6 में कहा गया है, और भारत से जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं उनके बारे में कहा गया है। अब भारत के बाहर, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय बहुत लोग भारत के बाहर भी रह रहे थे ना, हो सकता है कोई पढ़ने गया हो, कोई नौकरी करने गया हो, तो उनके नागरिकता के संबंध में ये कहा गया था कि वो जो बाहर, भारत के बाहर रह रहे हैं आज़ादी के समय में, वो बता दें कि पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं कि भारत की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, अब विदेश की नागरिकता ले लेने वाले व्यक्ति के बारे में, यानी उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कोई विदेश की नागरिकता ले लिया होगा तो उसके बारे में प्रावधान किया गया है। बिल्कुल इस पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 10, यानी नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना, अर्थात इसके तहत भारत सरकार किसी को नागरिक बनाए रखती है या नागरिकता से वंचित कर सकती है। ठीक है, इतनी बातें आपने यहाँ थोड़ा सा अनुच्छेद 10 को याद रख लेना, 10 को याद रख लेना कि व्यक्ति का अधिकार होता है नागरिकता का बना रहना। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता को छीन लिया जाता है तो वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। थोड़ा अनुच्छेद 10 आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 10 पढ़ लीजिएगा, अनुच्छेद 10 एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, 6, 7, 8, 9 बिल्कुल इसको भूल जाइएगा, आपके लिए आवश्यक नहीं है। अब इसका स्क्रीनशॉट ऐसे लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, चाहे आप अपने नोट्स में इसको ऐड करें चाहे ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसको मिटाते हैं, मिटा करके आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आपको एक अनुच्छेद जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 आपको याद रखना है। ठीक है, और अनुच्छेद 11 को हम प्रेम से बताएंगे, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखेंगे अनुच्छेद 11, ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आगे आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जब से CAA और CAB लागू हुआ है, ज़्यादा परीक्षाएं हुई नहीं हैं और ये आने वाला ही है किसी भी आगे आने वाले एग्जाम में। एक बात आप याद रखिएगा कि नागरिकता के संबंध में, इसको नोट करिए, नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार संसद को होगा, संसद को होगा। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, अंडरलाइन, संसद को होगा, राज्यों को नहीं होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, राज्यों को नहीं होगा, नहीं होगा। हम क्यों ये बात कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि जब CAA लागू हुआ था, CAB लागू हुआ था,
उस समय कई राज्यों ने कहा था कि हम इसको अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे। तो आप इसको क्लियर रखिएगा कि किसी राज्य की इतनी औकात नहीं है, इतना अधिकार नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि वो संसद के द्वारा बनाए गए नागरिकता के नियम को अपने यहाँ लगने से रोक सके। इसलिए आप इस बात को याद रखिएगा। और एक बात आप याद रखिए, नागरिकता के संबंध में यदि भारत सरकार कोई बिल लाती है, कोई बिल पास करती है, तो उस पर राज्यों से वो सलाह ले या ना ले। या आप कंफ्यूज नहीं होना कि आपसे प्रश्न में पूछ ले कि नागरिकता के संबंध में बिल लाने के पहले सरकार को राज्यों से सहयोग लेना होता है या सलाह लेना होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नागरिकता के संबंध में नियम बनाने का अधिकार संसद का है एकदम, और किसी का नहीं है। इतना आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 11 हम बार बार कह रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमने आपसे नहीं कहा याद करने के, लेकिन 11 कह रहे हैं, इसको रट लीजिएगा। ठीक है, आप भाग 2 भी रट लीजिएगा कि भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि संसद ने अभी तक 5-6 बार इन चीज़ों में परिवर्तन कर चुकी है, 5 से 6 बार परिवर्तन कर चुकी है। तो हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम लोगों को सिर्फ देखना है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 वाला। ठीक है, तो अभी आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, स्क्रीनशॉट लेने का फ़ायदा ये होता है साथियों कि आप जैसे कहीं बैठे हैं खाली टाइम में, तो आप चाहें तो कुछ और देखने के बजाय आराम से स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। तो कहीं भी आप बैठे हैं, खाली टाइम है आपके पास, तो एक बार आप गैलरी में गए, फोटो खोलें और इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब ये तो हो गया आज़ादी के समय का प्रावधान, ये तो हो गया आज़ादी के समय का प्रावधान। अब हम लोग देखते हैं वर्तमान में कौन कौन से प्रावधान लागू हैं और भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होती है और कैसे छीन ली जाती है, क्योंकि कुछ लोगों की नागरिकता छीन भी ली गई है, तो आपको ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का 5 आधार है। भारत में नागरिकता 5 प्रकार से मिलती है। भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है। ठीक है, प्राप्त हो सकती है। अब आप देखेंगे कि इसमें से कौन कौन सा है। पहला होता है जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। ठीक है, जन्म के आधार पर पहला होता है जन्म के आधार पर। अब इसमें क्या होता है, भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति, भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति, इसको लिखिए, भारत में जन्मा कोई बच्चा या व्यक्ति नागरिक हो सकता है, भारत का नागरिक हो सकता है। कैसे हो सकता है? उसके माता पिता भारत के नागरिक हों तब हो सकता है। ठीक है, यानी आपसे कोई पूछे कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने का कितना प्रकार है, कितना आधार है, तो 5 प्रकार है। पहला प्रकार का हो गया जन्म के आधार पर नागरिकता। किसी बच्चे का जन्म यदि भारत में होता है और उसके माता पिता भारत के नागरिक होते हैं तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। अब यही याद रखिएगा, जैसे विदेश के कुछ लोग यहाँ पे आते हैं ना, विदेश का कोई आया है यहाँ घूमने, ताजमहल देखने आया है, या आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ भी हैं जहाँ अंग्रेज इंजीनियर आते हैं, तो मान लो उनको यहाँ बेटा बेटी हो जाता है, तो क्या वो भारत का नागरिक होता है? तो नहीं होता है, क्योंकि उनके माता पिता भारत के नागरिक नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिएगा दूसरा, वंश क्रम के आधार पर, वंश क्रम के आधार पर। ठीक है, वंश क्रम के आधार पर नागरिकता। वंश क्रम के आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है? जैसे भारत से बाहर जन्म लेने वाले
वाले बच्चे, भारत के बाहर जन्म लेने वाले बच्चे जिनके माता पिता भारत के नागरिक हैं, जिनके माता पिता भारत के नागरिक हैं। अब क्या होगा, अब वही जैसे अभी हमने आपको बताया था अनुच्छेद 5 में कि जैसे आप गए हैं वंश के आधार पर, आप मान लीजिए आप गए हैं कहीं बाहर नौकरी करने के लिए, अमेरिका गए हैं, मान लीजिए आप अमेरिका गए हैं, आप अमेरिका गए हैं, वहाँ पर क्या होता है, आपको बच्चा हो जाता है, आपको बेटा हो जाता है। तो अब क्या होगा, आपको जब बेटा हो जाए ना तो 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर, ये आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ये कभी आ सकता है कि कितने दिन के अंदर बताना होता है, 1 साल के अंदर। तो आपको बेटा हो जाए तो बढ़िया एक डिब्बा मिठाई लीजिए और जो भारत का दूतावास वहाँ स्थापित किया जाता है। एक बात हम आपको बता दें, आज वैश्वीकरण हो गया है, पूरी विश्व व्यवस्था एक हो गई है, तो लगभग जितने देश होते हैं सब का एक राजदूत अगले देश में होता है। अमेरिका का यहाँ होगा, यहाँ का अमेरिका होगा, बांग्लादेश में होगा, श्रीलंका में होगा, मतलब बहुत सारे देशों में, जितने देशों के साथ आपको संबंध रखने होते हैं। तो अमेरिका में जो भारत का दूतावास होगा, भारत के अधिकारी वहाँ पे काम करते हैं, तो वहाँ पर आप जाएंगे, एक डिब्बा मिठाई लेकर के उन सबको मिठाई खिलाएंगे, अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, अपना जन्म का प्रमाण पत्र दिखाएंगे, कहेंगे भैया बहुत खुशी की बात है, हमको एक बेटे का जन्म हुआ है या बेटी का जन्म हुआ है, तो आप ऐसा करिए कि इसको नोट कर लीजिए कि हमको बेटा या बेटी हुआ है। तो वो नोट कर लेंगे, बस आपका बच्चा भारत का नागरिक स्वतः हो जाएगा। ठीक है, तो वंशक्रम के आधार पर नागरिकता हो गया। अब तीसरा हम लोग देख लें, तीसरा हम लोग देखेंगे, तो तीसरा ये देख लें तो पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। अब आप बात को समझिए, पंजीकरण के आधार पर यदि आप भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपको वैध दस्तावेज दिखाना होता है। यानी आप किसी देश से आते हैं, मान लो आप अमेरिका से भारत आ रहे हैं, तो आप पहले अमेरिका की नागरिकता छोड़ दीजिए। अमेरिका की नागरिकता छोड़ने के पश्चात आप भारत चले आइए और भारत में कम से कम 7 वर्ष तक आप रहिए। 7 वर्ष तक यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 12 वर्ष वाला देशीकरण में होता है, ना कि यहाँ होता है। 7 वर्ष तक आप यहाँ रहिए और पंजीकरण कर दीजिए। पंजीकरण का मतलब भारत सरकार के यहाँ आवेदन कर दीजिए। भारत सरकार को लगेगा कि आपको नागरिकता दे देनी चाहिए, तो पंजीकरण के आधार पर भारत सरकार आपको नागरिकता दे देगी। ये कैसे होता है, जैसे आप लोग परीक्षा का फार्म भरते हैं, एग्ज़ाम का फार्म भरते हैं किसी पे परीक्षा के लिए, वैसे ये पंजीकरण होता है कि हम फला देश के निवासी हैं, वहाँ की नागरिकता छोड़ चुके हैं, हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है, हमें भारत का नागरिक बना लीजिए। तो भारत सरकार चाहेगी तो आपको भारत का नागरिक बना लेगी, और उसको लगेगा कि नहीं इनको नागरिक नहीं बनाना है तो नहीं बनाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई पंजीकरण के आधार पर। अब अगला यहीं पे हम बताते हैं देशीकरण के आधार पर नागरिकता। चौथा हो जाएगा देशीकरण। देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, या नेचुरलाइजेशन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, नेचुरलाइजेशन, देशीकरण के आधार पर। अब देशीकरण के आधार पर क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा वैध दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है, 12 वर्ष रहना पड़ता है। इसमें 12 वर्ष रहना पड़ता है। मान लीजिए आप अमेरिका से आ गए हैं, अमेरिका से आकर के यहाँ पे रह रहे हैं। अब क्या होगा, मान लीजिए आप का सारा दस्तावेज खो चुका है और आप भारत में रह रहे हैं, अब भारत में ही रम गए हैं, बस गए हैं, अब आपको बाहर जाने की मतलब इच्छा नहीं होती है, तो क्या होगा, भारत सरकार चाहेगी तो देशीकरण के आधार पर, यानी आपका देशीकरण कर देगी बिना वैध दस्तावेज के, यानी उचित बिना दस्तावेज को देखे आपको भारत का नागरिकता वो दे सकती है। ठीक है, ये नागरिकता 3 देश के लोगों को नहीं प्राप्त होती है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और
अफगानिस्तान, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, अभी इसमें हम और विस्तार से चर्चा करेंगे इसकी, यहाँ तो केवल शॉर्टकट में हम कहते हैं। चौथा आधार हो गया देशीकरण के आधार पर। कोई व्यक्ति जो 12 वर्ष से भारत में रह रहा हो उसे देशीकरण के आधार पर भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप चोर होंगे, डकैत होंगे तो आपको भारत का नागरिक बना दिया जाएगा, नहीं। आपको एक अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करना होगा, आपको अच्छा आचरण दिखाना होगा, आपको ये दिखाना होगा कि भारत के संविधान में, भारतीय नियम कानून में, भारत की संसद में, भारत की न्याय व्यवस्था में, भारत मतलब हमको यहाँ पे पूरा विश्वास है और हम इनका सम्मान करते हैं, इनको आत्मसात करते हैं, फिर भारत सरकार आपको भारत का नागरिक बना देगी। अब इन दोनों को हम एक साथ इसलिए लिख दिए कि आप इसको याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है कि पंजीकरण के आधार पर कोई व्यक्ति यदि भारत का नागरिक बनना चाह रहा हो तो उसको कितने दिन तक रहना होता है, तो न्यूनतम 7 वर्ष उसको भारत में बिताना होता है। यानी मान लीजिए आप 2013 में आए हैं तो आज कितना चल रहा है, 2020। अब आप आवेदन कर सकते हैं, यानी अब आप पंजीकरण के लिए आवेदन दे सकते हैं। ये क्लियर हुआ, यानी 7 साल बिता लीजिए तब, ठीक है। अब पांचवा आधार होता है अर्जित भूभाग के द्वारा, अर्जित भूभाग के द्वारा, ठीक है। अर्जित भूभाग के द्वारा का मतलब ये होता है, मान लीजिए भारत सरकार किसी बाहरी देश के किसी जमीन के टुकड़े को भारत में शामिल कर लेती है। आपको एक उदाहरण देंगे, 1961 में आपको पता है गोवा भारत में शामिल हुआ था। गोवा, भाई याद करिए, पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद करवाया गया था ना 1961 में, तो गोवा के नागरिक भारत के नागरिक हो गए। 1962 में पांडिचेरी को फ्रांस से आज़ाद करवाया गया था, फ्रांस से लेकर के भारत में शामिल किया गया था कि नहीं, तो वहाँ के पांडिचेरी के नागरिक भारत के नागरिक हो गए। यानी अभी मान लीजिए पूरे पाकिस्तान को, कल्पना कर लीजिए, हम मान रहे हैं कि ऐसा संभव हो सकता है ना हो, मान लीजिए पूरे पाकिस्तान को अभी भारत में शामिल कर लिया जाए, तो क्या होगा, वहाँ के जितने नागरिक होंगे वह स्वयं भारत के नागरिक हो जाएं। या श्रीलंका वाले बोले कि भारत वाले हमको अपने में शामिल कर लीजिए, तो श्रीलंका के सारे नागरिक भारत के स्वतः नागरिक हो जाएंगे। इसी को कहते हैं अर्जित भूभाग के द्वारा भारत की नागरिकता, ठीक है। यानी भारत में नागरिकता 5 प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला हो गया जन्म के आधार पर नागरिकता, ठीक है। कोई बच्चा जन्म लेता है भारत में और उसके माता पिता भारत के नागरिक होंगे तो बच्चा स्वतः भारत का नागरिक हो जाएगा। दूसरा होता है वंशक्रम के आधार पर नागरिकता, अर्थात कोई भी बच्चा जो भारत के बाहर जन्म ले रहा हो और उसके माता पिता भारत के नागरिक हों और वो 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन मतलब सूचना दे देते हैं तो वो बच्चा स्वयं भारत का नागरिक हो जाएगा। तीसरा होता है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। 7 वर्ष भारत में रह लेंगे तो वो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला होता है देशीकरण के द्वारा, यानी 12 वर्ष रह लेंगे तो भारत सरकार आपको चाहे तो नागरिकता दे सकती है। अर्जित करके, तो अर्जित भूभाग का मतलब होता है, जैसे हमने आपको बताया, गोवा को 1961 में ले लिया गया था, पांडिचेरी को 1962 में भारत में शामिल कर लिया गया था और वहाँ के लोग अपने देश के नागरिक हो गए थे। ये तो हुआ भारत में नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान। देखिए, घबराने की बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, आप एकदम मस्त रहिए यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आप थोड़ा सा एक बार इसको देख नहीं सकते हैं भाई, थोड़ा सा यार, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत तो करना ही होगा, तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। आप
बहुत शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ेंगे तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन मिस हो जाए, और एक आध क्वेश्चन मिस होगा तो कम से कम 4-6 हज़ार बच्चों के पीछे लोग जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं, इसमें हमने आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताया है, बहुत शॉर्टकट में देखिए एक एक लाइन लिखे हैं। जबकि जब नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पढ़ेंगे आप, नागरिकता अधिनियम 1955, उसमें कम से कम 20 पेज में लिखा हुआ है, 20 पेज में आप कल्पना करिए, और यहाँ तो आधे पेज में आपका हो जा रहा है, सिर्फ एक एक लाइन आपको पढ़ना है। मेन चीज़ तो आपका ये है, ये 5 प्रकार से आ सकता है, ये सब नहीं आता है, आता है तो केवल ये कभी कभी पूछ लेता है और ये कभी कभी पूछ लेता है, बस, और आपसे कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, जो आगे बढ़ेंगे तो नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट चाहे ऐसे ले लें और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारा सहयोग आप भी करिए। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करवाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाइए, शेयर करिए, क्योंकि हम जितनी ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं दोस्तों, आपको खुद एहसास होगा, इतनी ईमानदारी से आप और क्लास भी देख सकते हैं। ठीक है, मानते हैं पेड क्लास में पढ़ाया जाता होगा, लेकिन फ्री क्लास में इतना डीप में जा करके नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम एक टीचर हैं, अध्यापक हैं, और हम इसमें जानते हैं कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है। तो आप इतना जान लीजिए कि निःशुल्क क्लास में इस तरह से डीप में जा करके बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी पढ़ा रहा हो, हम ही नहीं, कोई भी टीचर आपको अच्छा लगे तो उसका सपोर्ट आप ज़रूर करिए, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी वो आगे बढ़ेगा और उसका मनोबल बढ़ेगा। आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप, भाई कोई टीचर महान बन सकता है, कोई टीचर आगे जा सकता है यदि छात्र उसको पसंद करते हैं तो अगर छात्र पसंद करेंगे तो आप समझ लीजिए, जैसे आज कोई प्रधानमंत्री बनता है तो क्या प्रधानमंत्री ऐसे बन जाता है? नहीं, उसको हमारी जनता सपोर्ट करती है। तो वैसे एक टीचर तब कहलाता है जब उसको छात्र सपोर्ट करते हैं। तो यदि हमारा प्रयास आपको सही लग रहा हो तो सपोर्ट करिए, फिर देखिए हम आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। तो आप भारत का नागरिक कैसे आप नहीं रहेंगे, यानी नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है, कि समाप्ति कैसे होगी। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो उसकी नागरिकता समाप्ति कैसे होती? पहला होता है यदि वह स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले। पहला होता है यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले, ठीक है, तो भाई स्वयं समाप्त हो जाएगी। दूसरा होता है भारत सरकार द्वारा नागरिकता रद्द कर दी जाए, ठीक है। अब मेन तो यही होता है कि कोई व्यक्ति हो वो बाहर की नागरिकता ले तो स्वतः उसकी नागरिकता रद्द हो जाएगी, या भारत सरकार किसी कारणों से उसकी नागरिकता को रद्द कर दे। और एक बात आपको यहीं हम याद दिलवाएंगे, चेन्नामनानी रमेश के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। इनकी नागरिकता अभी रद्द की गई है। ये तेलंगाना के विधायक हैं। इन्होंने जर्मनी की नागरिकता ले ली थी, 1993 में चले गए थे, तो काफ़ी विवाद हुआ है। तो कुल मिलाकर के अभी आपसे पूछ ले कि हाल ही में किस व्यक्ति की नागरिकता छीन ली गई है, तो तेलंगाना के विधायक चेन्नामनानी रमेश की सदस्यता चली गई है। उनको भारत का नागरिक नहीं माना गया है, क्योंकि वो जर्मनी की नागरिकता ले लिए थे और फिर भारत में आए हैं, तो गलत तरीके से थोड़ा सा कुछ चीज़ें उन्होंने मिस्टेक कर दिया है, जिससे कि उनकी नागरिकता भारत सरकार ने रद्द कर दी है। तो इतनी बात आप याद रखिएगा कि चेन्नामनानी रमेश की नागरिकता जा चुकी है, ठीक है। तो बस इतना इसमें हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है वो क्या कहता है, ठीक है। इसको मिटाते हैं और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पे आते हैं हम लोग। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसको हम लोग CAA CAB भी कहते हैं,
ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बाद प्रावधान। अब यहीं पे थोड़ा आप समझ लीजिएगा, हम आपको CAB, CAANR, CNPR इन सब की जानकारी हम आपको आज दे रहे हैं। बहुत संक्षेप में बताएंगे, परेशान नहीं होइएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये चारों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछ सकता है या कोई भी आपसे पूछ सकता है। पापा पूछ लें आपसे कि बेटा ये बताओ, बहुत तैयारी करते हो, बहुत पढ़ते हो, लिखते हो, थोड़ा सा बताओ बेटा NPR क्या है, तो पापा बोलेंगे बेटा बोलेगा पापा मेरे सिलेबस में नहीं है, तो पापा कितने निराश होंगे, पापा जी कितने तो ऐसा है। तो पापा के लिए ही नहीं, हम एक बात बता रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, बहुत सीरियस मत होइएगा, ये परीक्षा के लिए, ठीक है। पापा से तो बहाना मार सकते हैं, भैया से बहाना मार सकते हैं कि नहीं आ रहा है, लेकिन एग्जाम हॉल में आप बहाना नहीं मार सकते। तो इन चारों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, इसी से लगभग इसी से संबंधित है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं CAA, पहले देख लें CAB क्या है। CAB क्या है, देखिए इसको बोलते हैं सिटीजनशिप, इसका मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, हिंदी में बोलते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम, संशोधन बिल, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल इसको नागरिकता संशोधन बिल इसको बोलते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ठीक है। अब मित्रों आप जान लीजिए, कोई भी नियम, कोई भी प्रावधान, यदि मान लीजिए ये संसद है, मान लीजिए ये संसद है, ठीक है, ये संसद है, ये संसद है, ये संसद है। कोई भी नियम कानून यदि बनता है तो वो पहले शुरू में बिल होता है, बिल होता है, फिर से सुनिए, बिल होता है, ठीक है। यानी यह बिल यहाँ पेश हुआ होगा, यहाँ पेश हुआ होगा, यहाँ लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति ये लोग यहाँ होते हैं। ये लोग क्या करेंगे, जब ये बिल CAB यहाँ पेश हुआ होगा, अब यहाँ पेश हुआ होगा तो ये CAB था, यदि मान के चलिए ये यहाँ पर पास नहीं होता, पारित नहीं होता, तो ये इधर से ही CAB के रूप में लौट जाता। लेकिन जब यहाँ से छन करके पास हो करके आ गया तो इसका नाम हो गया CAA, ठीक है। तो अब समझ में आया होगा कि CAB क्या है और CAA क्या है। इसको कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हिंदी में कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है। और चूंकि यह 2019 में पास हुआ है तो 2019 इसमें लिख दिया गया, ठीक है। अब इसमें क्या प्रावधान है, इस प्रावधान को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब प्रावधान के लिए यहाँ स्थान बचा नहीं है तो हम इसको मिटाएंगे, तभी इसके प्रावधान को हम लोग मित्रों जान पाएंगे, ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि CAB क्या था, और जब ये यहाँ से आटे की चक्की से निकला तो नए रूप में हो गया, इसका नाम हो गया CAA, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा करके इसके 2-3 प्रावधान हम लोग देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान कुछ देख लेते हैं, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। अब इसमें कुछ प्रावधान देखते हैं। जैसे आपको समझना होगा कि कोई भी कार्य यदि भारत सरकार कर रही है, कोई भी कार्य भारत सरकार कर रही है, तो एक बात आप जान लीजिएगा, आप खुद महसूस करें कि भारत सरकार के पास विधि विशेषज्ञ होते हैं, कितने जानकार लोग होते हैं, बहुत विद्वान लोग होते हैं।
बहुत अच्छी सलाह देने वाले होते हैं, तो इतने जल्दी किसी सरकार के निर्णय पर तुरंत आग बबूला नहीं होना चाहिए, तुरंत आगजनी नहीं करना चाहिए। उसके इतिहास भूगोल को समझना चाहिए, उसके वर्तमान परिदृश्य को भी देखना चाहिए और इसके पीछे के इतिहास को भी देखना चाहिए कि भारत सरकार आज ऐसा करने पे मजबूर क्यों हुई है। ठीक है, आप समझिए। अब ठीक है, हम इसका प्रावधान देखते हैं 2019। इसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से ये कितना हुआ, 1 2 3, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से, ठीक है, हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी 1 2 3 4, सिख, ईसाई 6, ठीक है। हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई, यानी ये सब हैं धर्म। ठीक है, भारत सरकार ने कहा कि ये 3 देश से परेशान होकर के, यानी धर्म के आधार पर, यानी इन तीनों देशों का धर्म क्या है, ये है इस्लाम, ये इस्लाम को मानने वाले हैं। और जैसे भारत में कहा गया है पंथ निरपेक्ष, भारत की प्रस्तावना आप याद करिए, हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल है, हमारी प्रस्तावना में ही है। प्रस्तावना में हम लोग पंथ निरपेक्ष हैं और ये लोग क्या हैं, ये लोग धार्मिक स्टेट हैं। अब बात को समझिएगा, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका कहना यह है कि मुसलमानों को भी नागरिकता दी जाए। देखिए, इसमें मुसलमान नहीं हैं। तो भारत सरकार का तर्क यह है कि हम तो धार्मिक आधार पर पीड़ित लोगों को दे रहे हैं, जो धार्मिक आधार पर पीड़ित लोग हैं हम उनको नागरिकता दे रहे हैं, यानी कोई मुसलमान यहाँ धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं होगा, क्योंकि वहाँ इस्लामिक राष्ट्र है। तो इसलिए जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं है हम उसको नागरिकता नहीं दे सकते हैं। अब समझिए आप, यानी ये लोग जो आ चुके हैं, इसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले, यानी कहा गया है कि 3 देशों से, ये 6 धर्म के लोग हैं, 31 दिसंबर, ये डेट आप याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले इन लोगों को देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। देशीकरण में आपने अभी पहले लिखा था 12 वर्ष तक रहना अनिवार्य है, लेकिन इनके लिए अब कर दिया गया है ये केवल 6 वर्ष तक, ये इनका रहना केवल 6 वर्ष तक अनिवार्य है। यानी बात को समझिए आप, 31 दिसंबर 2014, अब जल्द ही वो 2020 हो जाएगा और सबको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, 6 वर्ष बीत जाएगा। अब बात को समझिए, यानी एक बात आप यहां और समझिएगा, इस प्रावधान से पूर्वोत्तर भारत को अलग रखा गया है। पूर्वोत्तर भारत में लागू नहीं, पूर्वोत्तर भारत में लागू नहीं होगा। अब जो लोग कह रहे हैं कि नागरिकता छीनना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली CAA जो है वो नागरिकता देने का प्रावधान है, नागरिकता देने का प्रावधान है, नागरिकता लेने का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं कि नागरिकता लेने का प्रावधान है, तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके पास ठोस तर्क नहीं है, बस किसी भी प्रकार से विरोध कर रहे हैं। इसमें विरोध करने लायक कुछ है ही नहीं।
ठीक है, लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, लेकिन भाइयों इस तरह से बात रखनी चाहिए कि अगले व्यक्ति को कोई पीड़ा ना पहुंचे, कोई कष्ट ना पहुंचे। तो ठीक है, अपनी बात को रखिए, लेकिन हिंसा मत करिए, किसी को परेशान मत करिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसका विरोध किया जाए। यानी आपने यहाँ पर देखा कि CAA क्या है, ठीक है, CAA क्या है, CAB क्या है, ये दोनों क्लियर हो गया आपका, ये दोनों क्लियर हो गया होगा। यानी नागरिकता के संबंध में दो बातें आपको और क्लियर हो गई कि ये चीज़ें हैं। अब कितने दिन तक, ये 6 वर्ष जो रह लेगा उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। कौन कौन है ये, इतने लोग हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं NRC और NPR क्या है, ठीक, इसको मिटाते हैं। NRC और NPR, थोड़ा सा आप ये नया वाला प्रावधान ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, नए प्रावधान से ही क्वेश्चन आ सकता है, पुराना तो मानिए पुराना हो गया है। हम लोग देखते हैं NRC और NPR, दोनों साथ साथ में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। NPR, अब देखिए, इसको कहते हैं नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर। फिर से बोले, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। अब इसका मतलब होता है राष्ट्रीय, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, ठीक है। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कहा गया है, आपको पता है पूर्वोत्तर भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिए इतने आ गए हैं कि वो सब कुछ डैमेज कर देते हैं, सारी व्यवस्था को डैमेज कर देते हैं, कर भी रहे हैं। ये असम वालों का आरोप है, मेरा आरोप नहीं है, क्योंकि मैं तो उधर कभी गया भी नहीं हूँ। तो ये असम वालों का आरोप है, बांग्लादेश वालों, पश्चिम बंगाल वालों का आरोप है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो हम उस पर भी नहीं जाते हैं। बस इतना जानते हैं कि इसमें ये कहा गया है कि ये जितने नागरिक होंगे उनका एक रजिस्टर है। जैसे विद्यालय में बच्चे पढ़ने आते हैं, विद्यालय में बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उन सबका नाम लिखा जाता है, बाकायदा पूरा पता लिखा जाता है, सब कुछ लिखा जाता है कि ये बच्चा कहाँ का है, इसके पिता का क्या नाम है, इसकी माता का क्या नाम है, इसके गांव का क्या नाम है, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। सेम टू सेम वही है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, यानी भारत के नागरिकों के लिए रजिस्टर, यानी भारत के जो भी नागरिक होंगे उनके बारे में है। और यह अभी कहाँ लागू हुआ है, केवल और केवल असम में लागू हुआ है। इसमें ये कहा गया कि 25 मार्च 1971 के पहले के लोग वही असम के नागरिक माने जाएंगे, वही भारत के नागरिक माने जाएंगे। अब 25 मार्च क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 25 मार्च 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का युद्ध हुआ था। आपको याद करिए, सन 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान था ये, तो बांग्लादेश बन गया वो, ठीक है। तो यानी जब युद्ध छिड़ा है तो बहुत सारे पाकिस्तानी भाग के आसाम चले आए हैं, तो इसीलिए यह डेट निर्धारित की गई है कि 25 मार्च 1971 के पहले जो असम में रहते थे वही असम के निवासी माने जाएंगे, ठीक है। इतना हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा। यानी NRC, अब हमारे गृह मंत्री महोदय ने कहा है कि ये पूरे भारत में लागू नहीं होगा। हाँ, NRC में कुछ लोगों की नागरिकता छीनी जा रही थी, NRC में कुछ लोगों की नागरिकता छीनी जा रही थी, जो लोग अपना वैध दस्तावेज नहीं दिखा पा रहे थे, वैध यानी उचित दस्तावेज नहीं दिखा पा रहे थे, उनको भारत का नागरिक नहीं मानना था। तो ये हो गया NRC। अब आपको बता दें NPR क्या है। NPR को लोग लेकर के बहुत परेशान है, फर्जी परेशान है। इसका मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। यहाँ पॉपुलेशन है और यहाँ नागरिकता है, यहाँ नागरिकता है। अब बताइए, इसको बोलेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। ये क्यों आता है? ये इसलिए आता है कि किसी क्षेत्र में जितने लोग रह रहे हैं, नागरिक की हम बात नहीं कर रहे हैं, लोग रह रहे हैं,
उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। जैसे कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति आ रहा है और इलाहाबाद, हालांकि इसका पालन बहुत कम होता है, इलाहाबाद में रह रहा है वो, तो मान लीजिए कोई छात्र आया इलाहाबाद में, तो नियमतः उसको कहाँ इसमें उसको रजिस्टर करवा देना चाहिए, क्योंकि इलाहाबाद का बजट तो इलाहाबाद वालों के लिए होगा ना, जितने वहाँ नागरिक होंगे। और 2 लाख 3 लाख यदि बच्चे आकर के एक्स्ट्रा रह रहे हैं तो उसी संसाधन पर तो पलेंगे वो, बात को समझना, उसी संसाधन पर वो पल रहे हैं। मान लीजिए इलाहाबाद में 200 लोगों को टारगेट करके कोई प्रोग्राम शुरू किया और पता लगा उसमें 200 लोग और घुस गए हैं, छात्र ही आ गए हैं, तो वो 400 में वो चीज़ वितरित होगी, जबकि 200 लोगों के लिए ये प्रावधान लागू है। तो कहने का मतलब यदि आप कहीं जा रहे हैं, 6 महीने ज़्यादा रह रहे हैं, तो नियमतः आपको वहाँ बता देना चाहिए कि हम यहाँ 6 महीने रहेंगे। और इसलिए जब कोई बजट बने तो वो आपको भी उसमें काउंट कर लिया जाए कि आप भी यहाँ इस समय रह रहे हैं, आपके नाम का भी कुछ ना कुछ पैसा पास हो जाएगा। यानी NPR जो होता है वो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर होता है, जो जनसंख्या को मेंटेन करता है, और NRC नागरिकता का रजिस्टर होता है, जो नागरिकों को मेंटेन करता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको नागरिकता समझ में आई होगी, भाग 2 समझ में आ गया होगा। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक प्रावधान था। इतना सारा प्रावधान हम लोगों ने मित्रों देख लिया। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए। नमस्कार।